हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक प्ले पढ़ेंगे जिसका नाम है द फायर एंड द रेन, जिसे लिखा है गिरीश कर्नाड ने। यह एक महाभारत काल की कथा है दोस्तों, और इस कथा में भी महाभारत के जैसे ही रिवेंज, युद्ध, बदला को दिखाया गया है। इसमें भी अंत में वही बचता है दोस्तों जो धर्म के साथ होता है। यह जो प्ले है दोस्तों, द फायर एंड द रेन, जिसे गिरीश कर्नाड ने लिखा है, इसमें भाइयों के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है दोस्तों। शॉर्ट में बताया जाए दोस्तों, इसमें दो भाई हैं, उनके पुत्र आपस में लड़ जाते हैं क्योंकि उनके पिता को उनका हक नहीं मिलता। यह हक था दोस्तों कि उस राज्य में बहुत सालों से सूखा था। सूखे को दूर करने के लिए एक यज्ञ हो रहा था, जिसमें जिसे याद किया जाता है वो तो खुश था, लेकिन जिसे नहीं याद किया जाता उसी के भाई को ईर्ष्या होती है अपने ही भाई से। इसी बीच जन्म लेता है बदला। भाइयों में इस फूट के कारण किस तरह विध्वंस हो जाता है पूरे वंश का, यह दिखाया गया है इसमें। ये हो गया इंट्रोडक्शन दोस्तों। आइए हम गिरीश कर्नाड के बारे में जानते हैं ताकि हमें और अच्छे से प्ले समझ में आए, और एग्जाम के व्यू से आपको राइटर के बारे में भी जानना जरूरी है। गिरीश कर्नाड दोस्तों, इनका जन्म हुआ 19 मई 1938 में, और इनकी मृत्यु अभी हाल में ही 10 जून 2019 को हुई। यह 81 साल के थे। इनका जन्म बॉम्बे में हुआ दोस्तों, और इनकी मृत्यु बेंगलुरु में हुई। इन्होंने अपने पीरियड में यानी कि 1961 से 2019 तक प्ले राइट्स लिखे, डायरेक्टर का काम किया और एक्टर भी बने। इन्होंने अपनी पढ़ाई कर्नाटका यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की दोस्तों। वैसे तो दोस्तों यह एक्टर बनना चाहते थे, पर इन्होंने अपने खुद का प्ले लिखा और उसमें डायरेक्टर भी बने। ये हो गया दोस्तों गिरीश कर्नाड के बारे में। आइए हम पहले अब कैरेक्टरों के नाम जानते हैं। इस प्ले में जो पार्ट ले रहे हैं दोस्तों, इनमें सबसे पहले दो भाई हैं जिनका नाम रव्या और भारद्वाज है। ये दोनों भाई हैं। रव्या के दो बेटे होते हैं दोस्तों, परवाशु और अरवाशु, और भारद्वाज के एक बेटा है जिसका नाम है यवाक्री। रव्या के बड़े बेटे परवासु की वाइफ का नाम है दोस्तों विशाखा, और भारद्वाज का एक गार्ड था दोस्तों जिसका नाम था अंधक। इन सातों कैरेक्टरों में ही यह प्ले घूमेगा दोस्तों। यह वो कैरेक्टर्स हैं जो यह प्ले में पार्ट्स ले रहे हैं। इसमें लॉर्ड इंदिरा की भी एंट्री है, और कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी आएंगे दोस्तों जिन्हें हम प्ले सुनते सुनते याद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों यह प्ले। इसका नाम है द फायर एंड द रेन। प्ले की शुरुआत में दिखाया जाता है दोस्तों कि एक युवक है जो बैठा हुआ और चिंता कर रहा है। ये बेसिकली राजा है दोस्तों। इसके राज्य में 10 सालों से बारिश नहीं हुई है और सूखा पड़ा है। पूरी जनता परेशान है, इसलिए सब यज्ञ कर रहे हैं, और इस यज्ञ में एक साधु की जरूरत थी जो कि यज्ञ करेगा, और इसमें नव्या के बड़े बेटे प्रवासु को चुना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि यहाँ पे यंग लड़के की जरूरत होती है, यंग साधु की जरूरत होती है इस यज्ञ के लिए। भारद्वाज ये सह नहीं पाता और कहता है कि मुझे नहीं चुना गया, ना मेरे बेटे यावाक्री को, और भारद्वाज की मृत्यु हो जाती है। यावाक्रे इसे अपना बदला समझ लेता है कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा, और वह चला जाता है लॉर्ड इंद्र को खुश करने 10 साल की तपस्या में। तपस्या के दौरान लॉर्ड इंद्र उससे प्रश्न हो जाते हैं और बार बार उसे समझाते हैं कि देखो, मैं तुमसे खुश तो हूँ, पर यह सही नहीं है। तुम सिर्फ बदला लेने के लिए सब क्यों कर रहे हो, यह सब गलत है। पर वह नहीं मानता है। इसके बाद लॉर्ड इंद्र इसे एक कमंडल देते हैं, कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ रखना, जब तक यह तुम्हारे साथ रहेगा और इसमें जल रहेगा तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। अब यावाक्रे बहुत खुश हो जाता है और चाहता है कि मैं अपने चाचा यानी रव्या से बदला लूं। वो क्या करता है, रव्या के बेटे प्रवासु की बड़ी बहू उसकी जो होती है दोस्तों, उससे वह प्यार का झूठा नाटक करता है और उसे तालाब किनारे बुलाता है। तालाब किनारे जब विशाखा पहुंचती है दोस्तों यावाक्रे से मिलने, तब यावाक्रे उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि याद है जब मैं 10 साल पहले इंद्र भगवान का आराधना करने जा रहा था, तब तुमने मुझे एक फ्रूट दिखाया था, और मैंने इस सोच लिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी मन ही मन
तुमसे प्यार करने लगा था। इस वजह से 10 साल तक मैंने सिर्फ इंद्र भगवान को प्रसन्न किया है और किसी भी लड़की के तरफ मोहित नहीं हुआ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, परवासु से भी अधिक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर विशाखा जो होती है दोस्तों काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, सच्ची अपना दुखड़ा बताती है कि परवासु मुझसे प्यार नहीं करता। वह पहली साल जब थी शादी की तब वह मुझसे बहुत प्यार किया। 1 साल तक उसने मुझसे बहुत प्यार किया और जैसे ही 1 साल हो गया वह मुझे छोड़कर यज्ञ करने चला गया। जब वह पहली बार यज्ञ से वापस आया तो उसने मुझे देखा तक नहीं और फिर से यज्ञ में चला गया। अब कुछ दिनों बाद उसका यज्ञ फिर से समाप्त होगा और वह फिर से मुझे इग्नोर करेगा। यह कहते कहते विशाखा रोने लगती है। यावाकरी सोचता है यही सही टाइम है। यावाकरी उसे सहलाने के बहाने उसे प्रेम का इजहार कर देता है। इसके बाद दोस्तों यावाकरी और विशाखा के साथ नाजायज संबंध बनाता है। दोनों पेड़ के पीछे चले जाते हैं। अभी वहां पे अपनी भाभी को ढूंढता हुआ यानी परवासु का छोटा भाई अरवाशु वहां पे आता है। वह देखता है कि एक घड़ा टूटा हुआ और एक घड़ा वहां पे पानी से भरा पटका हुआ है। यह सब देखकर अरवासु काफी चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कहीं उसकी भाभी के साथ कुछ हुआ तो नहीं, कोई जानवर तो नहीं आ गया। सोच सोच कर वह वहां से उस घड़े को लेकर चला जाता है और रोता सिसकता अपने घर वापस आता रहता है। शाखा नाजायज संबंध बनाने के बाद वहां से निकलती है पेड़ के पीछे से और जल्दी से अपने घर दौड़ने लगती है। जब वह अपने घर पहुंचती है दोस्तों तो अरबाशु यह कहता है कि मुझे तो लगा कि आपको कुछ हो गया भाभी, इसलिए मैं यह मटका लेकर आ गया। अभी रव्या जो उसका ससुर होता है विशाखा का, वो पूछता है कि बेटी वहाँ हुआ क्या था, सही सही बताओ। तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं और तुम्हारे पूरे बदन पे मिट्टी लगी हुई है। फिर अरबाशु जो उनका बेटा होता है वो कहता है कि पापा लगता है कि कोई जंगली जानवर भाभी को परेशान कर रहा था इसलिए कपड़े फट गए। पर रव्या दोस्तों एक ज्ञानी पुरुष होता है, वह समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। वह अंतर ध्यान हो जाता है और पता लगा लेता है कि विशाखा ने यावाकरी के साथ नाजायज संबंध बनाया। रव्या विशाखा से जोर से स्वर में पूछता है, बताओ वहाँ क्या हुआ था, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। विशाखा डरते डरते सारी बातें बता देती है और वहां से चली जाती है। रव्या जो कि एक साधु होता है दोस्तों फिर से यज्ञ में लग जाता है और वह अपने बालों से एक राक्षस का निर्माण करता है। इसके बाद रव्या विशाखा को बुलाता है और कहता है कि तुम अपने प्रेम यावाकरी के पास जाओ और उसे बचा लो, क्योंकि मेरा यक्ष जो है जिसे मैंने अपने बालों से बनाया है वह उसकी मृत्यु बनकर आ रहा है। यह सब सुनकर विशाखा घबराई घबराई यावाकरी के पास जाती है दोस्तों और कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और तुम अपने घर में छुप जाओ, वरना मेरे ससुर रव्या का एक राक्षस आएगा और तुम्हें मार देगा। यावाकरी उसे बताता है कि मुझे इंद्र भगवान ने एक कमंडल दिया है जिसमें पानी है और इस कमंडल में जब तक इसमें जल रहेगा, यह दिव्य जल, तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। शाखा बार बार यावाकरी को समझाती है पर वह नहीं समझता, तो वह उस कमंडल का सारा जल उड़ेल देती है और कहती है अब जाके छुपो। यावाकरी गुस्से में कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो जो इस कमंडल का पानी गिरा दी, अब मुझे छिपना ही होगा। यावाकरी वहां से भागा भागा जाता है दोस्तों और अपने पिता भारद्वाज की कुटिया में जाकर छिपना चाहता था। पर वहां एक सैनिक रहता है जिसका नाम अंधक रहता है दोस्तों। वह भारद्वाज का गार्ड रहता है पर भारद्वाज मर चुका, इसलिए अब अंधक उस पर कब्जा कर लेता और कहता है कि मैं अपने गुरु का यहीं पे संरक्षण करूंगा। यावाकरी कहता है कि यह मेरे पिता का घर था इसलिए मुझे अंदर जाने दो, पर अंधक उसे जाने नहीं देता। तभी वहां राक्षस आ जाता है जिसे रव्या ने बनाया था दोस्तों और वह यावाकरी को मार देता है। यावाकरी की मृत्यु के बाद विशाखा इसका बदला लेना चाहती है। विशाखा परवासु को एक पत्र लिखती है जिसे पढ़कर परवासु यज्ञ से 1 महीने पहले ही उसे रात्रि में मिलने आता है दोस्त। परवासु को विशाखा कहती है कि तुम्हारे पिता रव्या ने अपने ही भाई भारद्वाज के बेटे यावाकरी को मरवा दिया, वह भी इसलिए क्योंकि यावाकरी ने मुझसे प्यार किया था, और तुम्हारे पिता ने उसे इसलिए नहीं मरवाया क्योंकि वह अपनी बहू का रक्षण करना चाहते, बल्कि रव्या जो तुम्हारे पिता है उसकी गंदी नज़र तुम्हारे ही पत्नी पे है। यह सब दोस्तों विशाखा उसे झूठ कह देती है और परवासु अपने ही पिता को मार देता है। जब अरयाशु आता है तो वह देखता है कि उसके पिता रव्या की मृत्यु हो चुकी है।
वासु अपने छोटे भाई अरवाशु को यह बताता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा अंधेरे में कोई जानवर आ रहा है और मैंने तीर चला दिया, मुझसे यह क्या हो गया। तभी दोस्तों अरवाशु कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब हमें मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करवाना चाहिए। पर परवाशु कहता है कि अभी 1 महीने बचे हैं यज्ञ को, अगर मैंने अपने पिता का अंतिम संस्कार करवाया तो पूरी प्रजा मुझे कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि यज्ञ भंग हो जाएगा और इंद्रदेव भी क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए प्लीज तुम अरवासु, तुम ही हमारे पिता का अंतिम संस्कार कर दो। अरवासु अपने पिता का अंतिम संस्कार करने चल जाता है दोस्तों, और अरवासु वापस जाके यज्ञ में बैठ जाता है। अरवासु अपने पिता का अंतिम संस्कार कर कर उनकी अस्थियों को लेकर के परवासु के पास आता है और कहता है कि हमें उनकी अस्थियां साथ में बहानी चाहिए भैया। लोगों को जमा देखकर परवासु गुस्सा हो जाता है और कहता है अरवासु ये तुमने क्या किया। तभी परवासु एक षड्यंत्र रचता है दोस्तों, वह अरवासु को पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है तो तुम समझो मैं कौन हूँ, मैं कौन सा भैया, मैं तो यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ। लोग परवासु को बहुत ही बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी साधु समझते थे, इसलिए वह उनकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि अरवास्तु तुम्हें जाना होगा यहाँ से, तुम हमारा यज्ञ नहीं भंग कर सकते, यहाँ पे सूखा पड़ा है, अगर ऐसा हुआ तो हम सब मिलकर तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। तभी अरवासु वहाँ से उठता है और अपने पिता की अस्थियां लेकर बहा देता है गंगा में। कहानी में ट्विस्ट आता है दोस्तों कि अरवासु जो नितिलई नाम की एक लड़की से प्रेम करता है जो कि छोटी जाति की होती है। अरवासु जानता था कि मैं उच्च जाति का और ये नीच जाति की है, इसलिए हमारा शादी नहीं हो सकती, पर फिर भी वह फोर्स करता और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा नितली। यह सब देखकर प्रवासु को एक और मौका मिल जाता है कि वह अपने भाई को नीचा दिखा सके। वह अरवासु को पूरे गांव से कहलवाता है कि तुम एक निचली जाति नितलई नाम की लड़की से शादी नहीं कर सकते, पर अरवासु किसी की एक नहीं सुनता और वह उससे शादी करने के लिए चला जाता। जब अरवासु नितलई के पास पहुंचता है तो वह कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। तब दोस्तों नितलई बताती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे भाई तो तुम्हारे पास गए हैं रिश्ता लेकर तुम्हारे घर। अरवासु दौड़ता हुआ वापस जाता है, पर वहाँ जब तक वह पहुँचता है तब तक सारे लोग जा चुके होते हैं, सिर्फ नितले के 2 भाई वहाँ पे बच जाते हैं। वह काफ़ी गुस्से में थे दोस्तों और कहते हैं कि मैं अब तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि मेरी बहन के से दूर रहना और मेरी बहन के पास आने की कोशिश भी मत कर। सब कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं दोस्तों। अरवासु उन्हें रोकने की कोशिश करता है दोस्तों नितले के भाइयों को और क्षमा मांगने लगता है, पर नितले के भाई इतने गुस्से थे और वह यह सोच रहे थे कि हम निचली जाति के, इसलिए इस साधु ने हमारी बेइज्जती की है और इस वजह से अरवासु को वो बहुत मारते हैं, उसका बुरा हाल कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अरवासु को जब यह पता चलता है कि परवासु ने यह सब गेम खेला है, तब अरवासु बहुत ही गुस्सा हो जाता है और यह चाहता है कि अब मेरा ज़िंदगी का एक ही मकसद है, मैं अपने भाई से बदला लेना चाहता हूँ। परवासु को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अपना भैया मानता था और उसने मेरे साथ यह किया। यह सब जब अरवासु बोल रहा होता है दोस्तों, तभी नितली वहाँ पे आ जाती है और वह समझाती है कि हमारा प्यार तो अधूरा रहा, लेकिन तुम अपने मन में बदले की भावना मत जगाना प्लीज, क्योंकि तुम्हारे खानदान में एक परंपरा है बदला लेने की, और इसी बदले ने तुम्हारे पिता रव्या के भाई को सबसे पहले निगल लिया, यानी भारद्वाज मर गया। भारद्वाज के बाद यावाकरे ने विशाखा को टारगेट बना करके प्रवासु को सबक सिखाने की कोशिश की, तब रव्या ने यावाकरे को भी मरवा दिया। अब विशाखा ने बदला लेने के चक्कर में तुम्हारे पिता को यानी कि रव्या को ही मरवा दिया, और अब तुम आए हो जो कह रहे हो कि मैं अपने बड़े भाई को मार दूंगा, तो बचेगा कौन, सिर्फ तुम। आँख के बदले आँख मांगोगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। यह कर कर नितले वहाँ से चली जाती है दोस्तों। बहुत साल गुजर जाता है, तब अचानक नितले वापस आती है तो वह देखती है कि अरवासु एक एक्टर बन गया है और एक प्ले चल रहा है जिसमें अरवासु कृत्या का रोल प्ले कर रहा है, यानी इंद्र के भाई का। इंद्र 3 भाई थे, कृत्या, इंद्रा और विश्वरूपा। इन तीनों भाई में अरवासु
कृत्या का रोल प्ले कर रहा होता है। प्रवासु भी यह रोल देखने को आता है। प्रवासु वहां बैठकर प्ले देख रहा होता है दोस्तों। तभी वह देखता है कि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा उब चुकी है और वह यह सोच रही है कब प्ले खत्म होगा और हम खाने पे टूटेंगे। प्रवासु अपनी वाइफ विशाखा के साथ बैठकर आराम से प्ले देख रहा होता है दोस्तों। तभी नितले के भाई आ जाते हैं और नितले के भाई और उसका पति आ जाता है। नितले का पति इतना गुस्से में होता है कि वह नितले को मारना चाहता है। तब अरवासु दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा था, तभी देखता है कि नितले को उसके पति ने गला रेत कर मार दिया। यह देखकर अरवासु काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह सोचता है कि मैंने नितले की बात क्यों नहीं मानी। वह सच कह रही थी कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती और वह मुझसे गुस्सा रहता है हर वक्त। अरवासु नितले को अपनी बाहों में ले लेता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। नितले अब मरने वाली होती है। तभी नितले कहती है कि भले मैंने तुमसे शादी नहीं की, पर मैं तुमसे ही प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी। अरवासु भी उससे कहता है कि मैं भी तुमसे सदैव प्यार करता रहा और अभी भी करता हूँ। तभी वहाँ पे प्रवासु आ जाता है और कहता है कि तुमने हमें प्ले दिखाने के लिए छल से बुलाया है। कृत्या के रोल में क्या दिखाना चाहते हो कि कृत्या ने जिस तरह अपने भाई विश्वरूपा को मार दिया, उस तरह तुम मुझे मारना चाहते हो। अभी अरवासु बताता है कि विशाखा की सारी गलती थी। विशाखा ने ही हमारे पिता को तुम्हारे जरिए मरवाया है। यह सब सुनकर दोस्तों अरवासु काफ़ी ज़्यादा दुख हो जाता है कि मैंने अपने पिता रव्या को बिना कुछ कहे ही मार दिया। मैंने सच्चाई क्यों नहीं जानी। और वह इतना गुस्से में आ जाता है और दुख में कि यज्ञ की जो अग्नि थी वहाँ पे दोस्तों, उसी में वह अपने आप को समा जाता है और मर जाता है। प्रवासु के मरने के बाद अरवासु कहता है कि रुको, मैं तुमसे बदला लूंगा, पर तब तक प्रवासु मर चुका होता है। इधर मिथिले जो होती है दोस्तों, वो मर चुकी होती है और अरवासु काफी जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ पे रियल लॉर्ड इंद्रा आ जाते हैं और कहते हैं अरवासु कि तुमने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया, तुम मांगो, क्या वरदान मांगते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। एक वरदान मांग सकते हो तुम, कुछ भी। अरवासु सोचने लगता है कि मैं क्या मांगू। तब इंद्र कहते हैं तुम इस यक्ष को भी मत भोगो, यह राक्षस भी अभी तक मरा नहीं जिस अवाक्रे को मारा था। तुम्हारे पिता रव्या के बालों से बना है ये। मैं या तो इस राक्षस को मारकर बारिश करवा सकता हूँ या फिर निथले को जीवन दान दे सकता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो। अरवासु काफी टेंशन में था। वह सोच रहा था मैं प्रवासु को जीवित कर दूं और फिर उससे बदला लूं। तभी उसे नितले की बात याद आती है कि वह कहती थी कि तुम कभी बदला नहीं लोगे, वादा करो। इस वजह से अरवासु यह सोचता है कि मैं नितले को जीवन दान। पर दोस्तों जब अरवासु वरदान मांगने जाता है कि नितले को जीवन दान दे दो, तब वह सोचता है कि 10 सालों से बारिश नहीं हुई है, पूरी जनता भूख प्यास से मर रही है। अगर मैं नितले का जीवन मांगता हूँ तो वह भी भूख प्यास से बाद में मर ही जाएगी और मैं भी मर जाऊंगा और यह दुनिया मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि मैं ही इनकी मृत्यु का कारण बना। इस वजह से अरवासु जो होता है दोस्तों, वो लॉर्ड इंद्रा से कहता है कि आप बारिश करवा दे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इस यक्ष को भी मोक्ष दे दे ताकि यह किसी भी मनुष्य जाति को हानि ना पहुंचा सके। लॉर्ड इंद्रा अरवासु का तारीफ करते हैं दोस्तों कि वह अरवासु, तुमने लोगों की कल्याण के लिए सोचा है, तथा अस्तु, जो तुम कहोगे वही होगा। यह कहते ही वह राक्षस खत्म हो जाता है दोस्तों और लोग हल्ला करने लगते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि धरती गीली हो रही है। और इस तरह जो 10 साल का सूखा पड़ा था उस राज्य में, वो खत्म हो जाता है और बारिश से धरती गीली हो जाती है। अभी पर्दा गिर जाता है दोस्तों और प्ले का अंत हो जाता है। यही थी दोस्तों ग्रीस कर्नड की कहानी फायर एंड द रेन। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं यह भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हम वही वीडियो बनाएंगे दोस्तों जो आप चाहेंगे।
अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी यह प्ले की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नई नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर लिसनिंग होल वीडियो दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो इस स्टोरी में तो आप नीचे कमेंट में बताएं, मैं सारे प्रश्न आपका आंसर करूंगा। और इतनी लेट वीडियो लाने के लिए सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा बीमार था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, सॉरी दोस्तों।